हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग अमीन्स चैप्टर में रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। अमीन्स के कुछ और रिएक्शन हम लोग पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किया जाए एनिलीन का रिएक्शन से। आप एनिलीन को सोच सकते हो, यहाँ बेंजीन रिंग पे NH2 जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है, और ये जो NH2 सब्स्टिट्यूएंट है दिस हैज प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस एम माइनस आई पे डोमिनेट करता है और नेट NH2 इज एन एक्टिवेटर एज प्लस एम डोमिनेट्स ओवर इट्स माइनस आई इफेक्ट। साथ ही साथ ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजता है, इसीलिए ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। तो चलिए हम लोग रिएक्शंस पढ़ा जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। ठीक है, ये समझ के कि ये बेंजीन रिंग एक एक्टिवेटेड रिंग है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका रिएक्शन रेफरेंस केस बेंजीन की अपेक्षा तेज होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाए ब्रोमिनेशन। हमने बात की कि ये एक एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, और अगर आपके पास Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, तीनों जगहों पे लगेगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन तीनों जगह लग गया। इट विल गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और ये बनने वाले प्रोडक्ट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप NH2 के प्लस एम इफेक्ट को कंट्रोल कर पाएं, ताकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल लेट से ब्रोमीन सिर्फ एक ही पोजीशन पे आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो क्वेश्चन इज हाउ एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 बी कंट्रोल्ड। कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे? तो जवाब है NH2 जब तक है तब तक उसका प्लस एम तो बहुत ज्यादा होगा। इस NH2 को मुझे किसी और सूटेबल ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा जिसका प्लस एम इफेक्ट NH2 के मुकाबले कम हो। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कन्वर्ट करने के बाद ये भी जाने कि जब जरूरत खत्म हो जाए तो वापस उस ग्रुप को हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए वापस NH2 में। तो ये समझा जाए तो प्लस एम की सीरीज में सबसे आगे होता है O माइनस, देन NH2, ठीक है, एंड देन OH, और इनसे कहीं पीछे होता है NHCOCH3। ये पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेंस में। यही वजह है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्योंकि ये इधर कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये डीलोकलाइज्ड है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यही वजह है कि अब ये कम अवेलेबल है कि ये रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो पाए। ठीक है, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से अब आपने NH2 को अगर कन्वर्ट कर दिया NHCOCH3 में, तो ये हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2। ठीक बात है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं NH2 को, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, आप इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह देखें और इसका रिएक्शन करा दें किसी भी इंप्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड या एसाइल क्लोराइड। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं इंप्योर कार्बोनिल कंपाउंड जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा SN2TH मैकेनिज्म से, और इस रिएक्शन से हमको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड इसका ट्रिवियल नेम है। अगर आप IUPAC नेम देखें तो ये एक एमाइड है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? एमाइड। ठीक है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। ठीक बात है। नाइट्रोजन से कौन लगा हुआ है? नाइट्रोजन से फिनाइल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, सो नेम विल बी एन फिनाइल, और इस हिस्से का नाम लिखें, सो दिस इज इथेन एमाइड। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड है आपका एथ, सफिक्स 1 एन और सफिक्स 2 एमाइड, सो नेम इज एन फिनाइल इथेनामाइड। ट्रिवियल नेम एसिटानिलाइड। ठीक बात है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और बेटर समझा जाए।
ठीक है, तो यहां देखिए आपके पास स्टार्टिंग में है एनिलीन और आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और ए बना रहे हैं। ए क्या होगा? ए एसिटानिलाइड होगा। ठीक है, एसिटानिलाइड बना लिया आपने ताकि अब आपका रिंग कम एक्टिवेटेड हो, और इस कम एक्टिवेटेड रिंग पे अब आप Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। ठीक है, ताकि आपको B मिले जो कि मोनो हेलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो। अब देखिएगा आपने रिंग को कंपैरेटिवली डीएक्टिवेट कर दिया है एनिलीन के मुकाबले, इसीलिए अब आपको ट्राई हेलो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, मोनो हेलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलेगा B। सो B विल बी मोनो हेलो डेरिवेटिव। ठीक है, एक ही Br+ लगेगा यहां पे। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। आपका मन हो तो बेसिक मीडियम में या मन हो एसिडिक मीडियम में। वापस एसिटानिलाइड से आप एनिलीन बना रहे होंगे, तो एक हिस्सा आप समझिए आपने एमाइड का हाइड्रोलिसिस किया है, तो एक हिस्सा तो आपको अमीन वाला मिलेगा, एनिलीन वाला, और एक हिस्सा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मिलेगा। ठीक है, तो वही C और D है। आइए अब धीरे धीरे एक एक करके इनको लिखा जाइए क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं एनिलीन का रिएक्शन कराऊं PHNH2 का विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, then I will get PHNH-COCH3, तो ये हो गया मेरा एसिटानिलाइड, दिस इज A। ठीक है, तो A इज एसिटानिलाइड। IUPAC नेम आप इसका लिख लेंगे एन-फिनाइल इथेनामाइड। ठीक बात है। अब B, आप रिंग पे सिर्फ एक ब्रोमीन लगाएंगे, और ये ब्रोमीन कहां लगा होगा? तो देखिए ये जो NH-COCH3 है, ये पूरा का पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्रॉस कॉन्जुगेशन के वजह से इसका, ठीक है, प्लस M जो है वो कंपैरेटिवली वीकर है। ठीक है, तो प्लस M कंपैरेटिवली वीकर है किसके मुकाबले? NH2 के मुकाबले कंपैरेटिवली वीकर है। इसीलिए अब ये रिंग कम एक्टिवेटेड है और ये बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, यही वजह है कि ऑर्थो पे आने के चांसेस कम है। Br+ जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां आएगा? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो B ये हो गया मेरा। बात करें अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यू विल गेट NH2 और पैरा पोजीशन पे आपको दिखाई देगा Br। ठीक है, और यहां से इस हिस्से से क्या मिलेगा? यू विल गेट CH3COO-। अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे उस केस में आपको क्या मिलेगा? तो इस हिस्से से आपका एनिलीन जो है वो अभी भी एक कमजोर बेस है। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो वो अपने एनिलीनियम में फॉर्म में होगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, और यहां से जो D लिखा है वो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा, CH3COOH। ठीक बात है। आगे चला जाए और अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा जाए, जो कि है नाइट्रेशन। अब यहां ये बात समझा जाए कि एनिलीन एक बहुत ही हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड है, लेकिन आपका नाइट्रेटिंग एजेंट कॉन्क HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और जैसा हम लोगों ने फिनॉल में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे भी टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलने के बहुत चांसेस हैं। यही वजह है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट डन। क्यों नहीं करते हैं? एज हाईली एक्टिवेटेड रिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग +M इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज हाईली ससेप्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। रिंग के टूटने का खतरा बहुत है। ठीक है, और यही वजह है कि आपको टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, टार मिल जाएगा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने एनिलीन का नाइट्रेशन करा ही दिया लेट्स से 288 केल्विन पे, तो आपको दिखाई देगा आपका NO2 आया है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको दिख रहा है 47% आपको NO2 दिखेगा कहां? मेटा पे जाते हुए। NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है,
फिर क्या वजह है कि आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2+ ये गया है मेटा पोजीशन पे। तो ये बात समझा जाए। एक्सप्लेन significant amount 47% of meta derivative that is obtained from nitration of aniline। इसका वजह क्या है? तो आंसर इसका ये है कि इन एसिडिक कंडीशन आप समझिए, आपने नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है किसका? कॉन्क HNO3 का या कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 का। ठीक है, तो कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 के मिक्सचर का नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह। और अगर आप एनिलीन लेंगे और उसको एसिडिक कंडीशन में डालेंगे तो एनिलीन एक बेस भी है। ठीक है, इसका pKb है 9.38, तो कमजोर बेस है, लेकिन एसिडिक कंडीशन में तो ये जरूर अपना बेस की तरह काम करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। तो ये जो एनिलीनियम है ये बन जाएगा आपका एसिडिक कंडीशन में और NH3+। ठीक है, NH3+ इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टर। तो आप समझिए कि आप जब एसिडिक कंडीशन में नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, और ये एनिलीनियम आयन जो है ये मेटा डायरेक्टर है, और यही वजह है कि आपका NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आ रहा है। दूसरा एक वजह क्या है सिग्निफिकेंट होने का, कि एनिलीनियम ये एक डीएक्टिवेटेड रिंग है। ठीक है, इस पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मेटा पे आएगा, और जो आपका एनिलीन के फॉर्म में रह गया उस पे तो जब HNO3 का अटैक होगा तो वो रिंग को तोड़ के टार भी बना रहा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसने पैरा, मेटा और ऑर्थो के बीच का रेशियो दिया है। इसने टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो कि वो भी अच्छा खासा बना है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। इन तीनों को मिला के 48, 47 और 2 आपको दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट 100% तो यहीं से है। ठीक है, लेकिन ये 100% किसका है? जो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना उसको हटा के ये बात हो रही है। ठीक बात है, आगे चला जाए। हमने समझ लिया कि क्यों सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा बनता है। अगर आप चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा ना बने, आपके रिंग का ऑक्सीडेशन ना हो, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ना बने, तो क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन के माध्यम से समझा जाए। तो सबसे पहले हम एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, ये ICC है, SN2TH रिएक्शन है एंड A विल बी, ठीक है, PH NH, ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया, ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया। ठीक है, यू विल गेट PH NH CO CH3, एसिटानिलाइड बना लिया आपने। ठीक है, एसिटानिलाइड बनाने के बाद अगला आप उसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। एसिटानिलाइड अब कंपैरेटिवली डीएक्टिवेटेड रिंग है, आप नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप केवल एक ही जगह पे आएगा, ये बड़ा सा ग्रुप भी है, इसलिए आने वाला NO2+ इलेक्ट्रोफाइल विल कम एट पैरा पोजीशन एंड B विल बी NHCOCH3, और ये रिंग पे पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अगले स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया है, एसिडिक या बेसिक जो भी करेंगे, ये बॉन्ड यहां से तोड़ लीजिएगा, यहां H यहां OH। ठीक है, एंड यू विल गेट C इज इक्वल टू, अब आपको दिखा कि यहां पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ गया। ठीक है, तो यू विल गेट पैरा नाइट्रो एनिलीन एज द प्रोडक्ट। अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसी तरह का। अगर आपने एनिलीन का पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, A एसिटानिलाइड बना लिया, PH NHCOCH3 एसिटानिलाइड, और अब इसका ओलियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी सल्फोनेशन आप पहले करा रहे हैं। सल्फोनेशन अगर आप करा रहे हैं
इसका मतलब आप जो B बनाएंगे वो हो जाएगा NHCOCH3, ठीक है, और SO3H लग गया आपके पैरा पोजीशन पे। आप पहले इसका सल्फोनेशन करा लिए और फिर नाइट्रेशन कराए। सल्फोनेशन कराने से क्या होगा, अब ये पैरा पोजीशन तो इसने ब्लॉक कर रखा है, अब जो भी NO2+ आएगा इसका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यहां पे अटैक करने उसको जाना पड़ेगा कहां, ऑर्थो पोजीशन पे, एंड यू विल गेट NHCOCH3, ठीक है, यहां SO3H है और यहां NO2 आया। कहां, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे क्यों आया, क्योंकि पैरा तो SO3H ने ब्लॉक कर दिया है। और अंतिम स्टेप आप देखिए, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप बॉयल कर रहे हैं, बेसिकली डीसल्फोनेशन करा रहे हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अंतिम स्टेप पे डीसल्फोनेशन करा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहां से बाहर निकल जाए SO3H, और आपको साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि इसका भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया। सो F विल बी, यहां NH2 हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप एज इट इज, और यहां से डीसल्फोनेशन हो गया, यहां हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो यू विल गेट ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। यहां सिर्फ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ही एक्सक्लूसिव बना, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन मिला। क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी SO3H ने ब्लॉक किया है। तो यहां देखिए आप ये ओलियम का इस्तेमाल करके जो सल्फोनेशन करा रहे हैं, लास्ट स्टेप पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो बॉयल कर रहे हैं, सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। आपने इसका इस्तेमाल किया ताकि आपको एक्सक्लूसिव ऑर्थो डेरिवेटिव मिल जाए, ठीक बात है। आगे चला जाए और अपना नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरा सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं एनिलीन का सल्फोनेशन करता हूं, लेट्स से यूजिंग कॉन्क H2SO4, ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपको सॉल्ट बनता हुआ दिखेगा। इस सॉल्ट को जब आप हीट कर देंगे नियर अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब आपको दिखेगा एज इफ इसका सल्फोनेशन हो गया एनिलीन का, ये SO3H ग्रुप जो है ये पैरा पोजीशन पे आके लग गया। लेकिन देखिए ये जो सल्फानिलिक एसिड है, इसके अंदर ये हिस्सा, दिस इज बेसिक सेंटर, दिस इज बेसिक सेंटर, और ये हिस्सा जो सल्फोनिक एसिड वाला है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये H+ दे सकता है और ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, और ऐसा दोनों चीज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इट विल लूज H+, SO3H अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, सल्फोनिक एसिड वाला हिस्सा, और ये हिस्सा अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, NH3+ बन गया, और ये H+ लूज कर दिया, दिस विल बिकम SO3-। तो हम लोग कहेंगे कि ये अपने ज्यूटर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ज्यूटर आयन क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस दोनों हो और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। ये ज्यूटर आयन पे और ज्यादा चर्चा होगी जब हम लोग अमीनो एसिड पढ़ा जाएगा तब। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, जो कि है, चला जाए और अब अपने नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, जो कि है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड PHSO2Cl, ठीक है। यहां बेंजीन रिंग के साथ देखिए सल्फर अटैच है, जो कि दोनों तरफ डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, एंड दिस इज क्लोरीन। तो बेंजीन, ये हिस्सा बेंजीन, ये हिस्सा सल्फोनिल, एंड दिस इज क्लोराइड, ठीक है। किस काम आता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। होता क्या है, प्राइमरी अमीन के साथ जब हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सल्फोनामाइड विच इज सॉल्युबल इन एक्वियस अल्कली। सेकेंडरी अमीन के साथ जब हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सल्फोनामाइड, लेकिन ये सल्फोनामाइड इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वियस अल्कली,
और टर्शरी अमीन जो है ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देता। देखा जाए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमीन का RNH2 का, ठीक है, तो यहाँ ये RNH2 से सोचिए यहाँ अटैक हो गया, ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, ठीक है, H+, फिर फाइनली ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, वहां से H+ निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां से HCl अगर निकल गया देन आई विल गेट PHSO2NHR। दिस इज कॉल्ड एज N-alkyl सल्फोनामाइड। इसको समझा जाए, यहां देखिए ये एल्किल ग्रुप R जो है किसके साथ लगा है, नाइट्रोजन के साथ, और अगर ये सल्फर की जगह में थोड़ा सा छिपा लूं, ये कार्बन होता तो क्या आप इसको एमाइड कहते, ठीक है, ये CONH दिखता अगर आपको सिर्फ, ठीक है, यहां आधा ही दिख रहा है, C दिख रहा है सिर्फ, तो आप क्या कहते हैं, PHCONH, ये एमाइड है, ठीक है, और ये सल्फर का एमाइड है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है N-alkyl सल्फोनामाइड। अब ये N-alkyl सल्फोनामाइड जो बना, क्या यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक है, दिस हैज एसिडिक हाइड्रोजन, और यही वजह है कि जब हम एक्वियस एल्कली में डालेंगे तो बेस जो होगा NaOH वो यहाँ से H+ एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ये अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही वजह है कि ये सॉल्युबल होगा एक्वियस एल्कली में, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के वजह से ये N-alkyl सल्फोनामाइड जो है वो सॉल्युबल हो गया आपका एक्वियस एल्कली में। अगला हम लोग समझा जाए सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन। सेकेंडरी अमीन के साथ अगर यही हम रिएक्शन कराएं तो आप समझिए फिर से ये Cl बाहर निकला, इसकी जगह ये लग गया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था इसलिए H+ बाहर निकल गया। सो इट हैज फॉर्म्ड, ये देखिए ये R और ये R' दोनों नाइट्रोजन के साथ लगे इसीलिए नेम है NN डाइएल्किल, ठीक है, दोनों एक जैसे हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो NN डाइएल्किल सल्फोनामाइड, और यहां पे नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वियस एल्कली, ठीक बात है। और अगर आप 3 डिग्री अमीन के साथ देखें तो अगर आप सोचें 3 डिग्री अमीन इस पे रिएक्ट भी कर गया, ठीक है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और वापस से ये बॉन्ड टूट जाएगा, अल्टीमेटली हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आपको दिखाई देगा ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री अमीन तो रिएक्शन ही नहीं देगा, 2 डिग्री अमीन रिएक्शन करके NN डाइएल्किल सल्फोनामाइड बनाएगा जो कि एक्वियस एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, और प्राइमरी अमीन जो है वो N-alkyl सल्फोनामाइड बनाता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो एक्वियस एल्कली में सॉल्युबल होता है। तो तीनों अमीन के अलग अलग रिएक्शन हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, और यही वजह है कि हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके। विथ दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।